तो जस्ट वी स्टार्ट। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ। तो टुडे आई डिस्कस विथ इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज और इम्पोर्टेंट डिजीज ऑफ कैटल और लार्ज एनिमल्स or dairy animals, that is mastitis. So it is a well known disease, and all of you are known about mastitis in microbiology and other subjects. So here we discuss about mastitis properly in considerations with about treatments and its prevention protocol. So mastitis is an important disease in dairy animals. First of all, we know what is mastitis. Mastitis कहते किसे हैं? तो mastitis is the inflammation of one or more quarters of the udders. तो mastitis जो है inflammations of the quarter और udder, ये inflammations विजिबल भी हो सकता है, नॉन विजिबल भी हो सकता है। तो इसी के आधार पर mastitis को हम मुख्य रूप से जो है क्लासिफाई करते हैं, एक सब क्लिनिकल mastitis and one is clinical mastitis. Subclinical mastitis in which there is no inflammation of udders and there is no visible changes in milk. कोई मिल्क में विजिबल चेंज मीन्स फ्लेक, क्लॉट या पस कुछ नहीं आएगा, इस तरह का कोई चेंज नहीं आता है। और अडर में या क्वार्टर में कोई तरह का इंफ्लेमेटरी चेंज नहीं आता है जो विजिबल हो नेकेड आई से, तो इसको हम कहते हैं सब क्लिनिकल मास्टाइटिस। लेकिन फिजियोलॉजिकल चेंज होगा, कहीं ना कहीं इंफ्लेमेशन अडर में होगा जो विजिबल नहीं। तो ये विजिबल नहीं होने के कारण, जो है मिल्क में जो चेंजेज होगा ये हमें आभास होगा। जैसे किसान आपको कहेगा कि कुछ भी देखते हैं, कोई विजिबल चेंज नहीं है अडर में, मिल्क में, लेकिन मिल्क को खौलाते के साथ जो है, उबालते के साथ जो है मिल्क जो है खराब हो जाता है या कहें वो कहता है फट जाता है। इस तरह का कोई अगर चेंज दिख रहा है तो उसको हम कहेंगे सब क्लिनिकल मास्टाइटिस। जबकि कोई अडर में चेंज या नेकेड आई से मिल्क देखने में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो दिस इज नोन एज सब क्लिनिकल मास्टाइटिस। एंड इफ देयर इज विजिबल चेंजेस इन आइदर जो है क्वार्टर और अडर और मिल्क, अगर जो है क्वार्टर में चाहे 4 टीथ में कोई 1 टीथ में या मोर देन 1 टीथ में अगर कोई विजिबल चेंजेस है, या अडर में कोई चेंजेस है, या अडर या टीथ में कोई चेंजेस नहीं भी है, और मिल्क में कोई चेंजेस है जैसे फ्लेक, क्लॉट्स, पस लाइक मटेरियल है, या उसका वाटरी जो है मिल्क है, कोई तरह का नॉर्मल मिल्क से डेविएशन अगर उसका कलर है या उसमें फ्लेक क्लॉट है, तो जो क्लियर नेकेड आई से दिख रहा है, तो दिस इज कैटेगराइज्ड एज क्लिनिकल मास्टाइटिस। तो मास्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर और इन्फ्लेमेशन ऑफ one or more quarters of the udders. And most of the in case of जो है clinical mastitis, we see from naked eye there is a swelling of the udder. ये udder में swelling दिखेगा। जब हम पाल्पेट करके देखेंगे तो पेन होगा, एक्यूट होगा तो पेन होगा, और जो है वार्म, एक्यूट होगा तो वार्म होगा, और रेडनेस भी होगा। क्रॉनिक के केस में ये सब चीजें सभी एक साथ नहीं मिल सकती है, मीन्स रेडनेस क्रॉनिक मास्टाइटिस में अपीयर नहीं होगा, वार्म जो है नहीं होगा, पेन बहुत कम होगा, लेकिन स्वेलिंग होगा। तो मास्टाइटिस मेड अप फ्रॉम जो है मैमे मीन्स ब्रेस्ट एंड आइटिस मीन्स दैट इज लैटिन सफिक्स फॉर इन्फ्लेमेशंस, मीन्स इन्फ्लेमेशंस ऑफ अडर। So it is a disease of health concern, particularly for animal health, related to animal health, and it is also related to human health, because milk is important जो है diet in routine use, humans के routine use में milk है, तो
चूंकि ह्यूमन हेल्थ से भी कंसर्न है, बिकॉज जो है सो मेनी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिटेड फ्रॉम जो है एनिमल्स टू ह्यूमंस थ्रू जो है कंटामिनेटेड मिल्क। तो फ्रॉम एनिमल हेल्थ कंसर्न देयर इज लॉस ऑफ फंक्शनल क्वार्टर्स। अगर मैस्टाइटिस परसिस्ट करता है बहुत लंबे समय तक तो क्या होगा कि कोई 4 टीथ में कोई एक अफेक्टेड टीथ का जो है फंक्शंस का लॉस होगा, वो टीथ जो है बेकार हो जाएगा, और इस तरह से जो है एक टीथ या उससे ज़्यादा अगर प्रभावित होती है तो वैसे जो है कैटल की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत कम जाती है, और अंत में किसान परेशान होकर क्या है मिल्क प्रोडक्शन लो हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो है उस एनिमल को जो है ज़्यादा दिक्कत होने पर कल करता है। तो इस रूप में जो है मिल्क के लॉस के रूप में उस एनिमल को हम कल करते हैं, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू लॉस हो जाती है, इसको कंसीडर करती है देयर इज हैप्पी लॉस ड्यू टू मैस्टाइटिस। नेक्स्ट है लोअर्ड मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली जब भी मैस्टाइटिस होगा एज सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस और क्लिनिकल मैस्टाइटिस, तो देयर इज लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एंड मिल्क इज द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। ये जो है मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो काफ के लिए बहुत जरूरी है। मुख्य रूप से जो है इसके प्रोडक्शन के लिए ही जो है कैटल फार्मर रखता है। किसी भी केस में आप देखोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मिल्क प्रोडक्शन अगर लॉस हो गया किसी बीमारी के चलते, किसान आपको इमीडिएटली जो है कॉल करेगा। मिल्क प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाता है कम, तो वो फिर जो है अपना इलाज छोड़ करके फिर जो है अच्छे इलाज की ओर तलाश करता है। तो मैस्टाइटिस के केस में चूंकि ये अडर जो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन है यही अफेक्टेड होता है, तो इसमें मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम जाता है। डेथ ऑफ द काउ ये लिखा गया है, लेकिन मैस्टाइटिस के केस में जनरली जो है डेथ काउ का डेथ नहीं होता है, जबकि ये बहुत पर एक्यूट मैस्टाइटिस नहीं हो, बहुत एक्यूट मैस्टाइटिस होता है जिसमें सीवियर जो है एनोरेक्सिया डेवलप करता है, और सीवियर जो है इसमें इनएपिटेंस और लॉस ऑफ एपेटाइट एनोरेक्सिया डेवलप होगा ड्यू टू जो है पार्टिकुलरली जो है पर एक्यूट मैस्टाइटिस। तो इसके केस में कुछ डेथ रेट देखे गए हैं, लेकिन जनरली जो है मैस्टाइटिस के कारण जो है मॉर्टेलिटी बहुत कम है, निग्लिजिबल है। अगर ह्यूमन हेल्थ के कंसर्न की बात करें तो देयर इज पुअर क्वालिटी मिल्क, मिल्क की क्वालिटी पुअर है। जब भी मैस्टाइटिस होगा तो 70% ऑफ द मैस्टाइटिस काज ड्यू टू बैक्टीरियल ऑरिजिन एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कंटामिनेटेड मिल्क, एंड इफ यू जो है कंज्यूम नॉन पास्चराइज्ड मिल्क और जो है contamination of other food materials due to this milk or non-proper pasteurization of this milk, it also produces a disease in humans. So mastitis is a disease of concern with human health also. तो पुअर क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस होगा एंड एंटीबायोटिक रेसिड्यू इन मिल्क। ऑटोमेटिकली है कि जब भी मैस्टाइटिस होता है तो आपके पास किसान पहले नहीं आता है, किसान जो है पहले दूसरे किसान से या जो है अदर जो है हॉस्पिटल है, ये शॉप है, मेडिकल शॉप है पार्टिकुलरली, उससे जो है दवा ले लेता है, और एंटीबायोटिक का इंडिस्क्रिमिनेट यूज होता है। इससे दो चीज होता है, एक तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट डेवलप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और पार्टिकुलरली जो है वो मिल्क विड्रॉल पीरियड कंसीडर नहीं करता है। पार्टिकुलर एंटीबायोटिक हम देंगे तो पार्टिकुलर एंटीबायोटिक अगर हम आईवी या इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियस दे रहे हैं तो उसका एक मिल्क विड्रॉल पीरियड है कि मिल्क में इतने दिनों तक आएगा, 72 आवर तक आएगा, 7 डेज तक आएगा। तो एज ए रूल जो है उस ड्यूरेशन तक जो है आपको मिल्क को जो है डिस्कार्ड करना है। लेकिन ये जो है इंडियन कंडीशंस में क्या है, फार्मर्स लास्ट मोमेंट में डॉक्टर के पास आता है और पहले जो है यूज करते रहता है, इस कारण से जो है एंटीबायोटिक रेसिड्यू मिल्क में बहुत आता है और वो अल्टीमेटली जो है ह्यूमन हेल्थ को हैम्पर करता है, ह्यूमन हेल्थ में जाता है, ह्यूमन्स के अंदर जाता है और उसका हेल्थ परफॉर्मेंस जो है उससे खराब होता है, प्लस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाउ सीवियर कैन मैस्टाइटिस बी? तो मैस्टाइटिस के बारे में दो कैटेगरी हम बताए थे कि देयर इज ए सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस एंड क्लिनिकल मैस्टाइटिस। इफ देयर इज विजिबल चेंजेस
देन इट इज नोन एज क्लिनिकल मास्टाइटिस। विजिबल चेंजेस अगर एब्सेंट है तो दिस इज नोन एज सब क्लिनिकल मास्टाइटिस। तो 90 to 95% ऑफ ऑल मास्टाइटिस केसेस आर सब क्लिनिकल मास्टाइटिस, जो दिखता नहीं है और बाद में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के कारण वो क्लिनिकल फॉर्म में आता है। और सब क्लिनिकल मास्टाइटिस में देयर इज normal appearance of the udders, normal appearance of the milk, but there is elevated somatic cell count. Somatic cell count है जो normal जो है 2 लाख per ml of the normal milk. Normal means normal milk में जो है somatic cells का concentration जो है average 2 लाख तक माना गया है कि ये नॉर्मल है। तो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस में आप जो है अगर आप देखोगे कि सोमेटिक सेल काउंट है तो ये एबव जो है 2 लाख के चला जाएगा। तो इससे जो है हम पता लगाते हैं कि ये एनिमल जो है सब क्लिनिकल मास्टाइटिस से सफर की है। लोअर्ड मिल्क आउटपुट, मिल्क प्रोडक्शन से सब क्लिनिकल मास्टाइटिस में घटता है। एंड लॉन्गर ड्यूरेशन से लंबे समय तक चलता है, कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स आने के बाद ये फिर क्लिनिकल फॉर्म में आ जाता है। क्लिनिकल मास्टाइटिस, ओवरऑल क्लिनिकल मास्टाइटिस के जो केसेस देखने को मिलते हैं वो 5 to 10% ऑफ द ऑल मास्टाइटिस केसेस, जितने मास्टाइटिस केसेस हैं। एंड देयर इज इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इज द इन्फ्लेम्ड अडर, अडर में इन्फ्लेमेशन से दिखेगा। एंड देयर इज क्लॉट और क्लम्प्स और फ्लेक्स इन द मिल्क, विजिबल चेंज होगा। इसमें भी डिफरेंट टाइप हम करते हैं। इन केस ऑफ क्लिनिकल मास्टाइटिस देयर इज एक्यूट टाइप। तो एक्यूट टाइप में क्या है कि एकाएक सिम्टम्स जो है एकाएक अपीयर होगा, दैट इज एक्यूट टाइप। और उसमें एकाएक जो है मिल्क का कलर एकाएक चेंज हो जाएगा। खास करके कुछ जो है टेम्परेचर्स भी राइज करेगा अगर हम देखेंगे तो, और कुछ एनोरेक्सिया या इनएपिटेंस डेवलप होगा। और इसी में जो है अगर प्रॉम्प्ट अटेंशन नहीं लेते हैं तो ये फिर एक्यूट टाइप धीरे धीरे क्रॉनिक फॉर्म में आएगा। और इस एक्यूट सीवियर टाइप में कुछ डेथ जो है देखने को मिले हैं या पर एक्यूट में। इन केस ऑफ क्रॉनिक मास्टाइटिस, क्रॉनिक का मतलब है कि ये लंबे समय तक चलेगा। काउ अपीयर्स जो है नॉर्मली हेल्दी, ये हेल्दी अपीयर होगा। और इसमें जो है एक्यूटनेस है, मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द अडर है, ये इसमें पेन का सेंसेशंस, हॉट पेन ये एब्सेंट होगा। मीन्स पाल्पेट करने पर जो है लंप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा लेकिन बहुत ज्यादा पेन नहीं होगा, बहुत ज्यादा अडर जो है इन्फ्लेम्ड और हॉट नहीं दिखेगा, अनुभव नहीं होगा। तो इस तरह के सिम्टम्स जो है क्रॉनिक टाइप ऑफ मास्टाइटिस। सर 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 अभी आप बोले कि मतलब कि अगर उसको मतलब अभी करेंगे ना, मतलब फ्लावर लाइक किसी कौन सा लाइक स्ट्रक्चर मतलब दिखेगा दबाने से, मतलब कि टच ये करने जो है फाइब्रोज्ड लंप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे नहीं देखते हो लंप कहीं लंप न्यूप्लास्टिक ग्रोथ कहीं हो जाता है। यस यस न्यूप्लास्टिक यस ग्रोथ में आपको क्या लगेगा कि आप पाल्पेट करके देखोगे तो हार्ड तो लगेगा लेकिन पेन नहीं होगा। यस तो न्यूप्लास्टिक ग्रोथ जैसे मेमोरी ट्यूमर आप देखो, तो मेमोरी ट्यूमर को आप पाल्पेट करके बीच में देखो तो उसको पेन नहीं होता है। उसी तरह से यस क्रॉनिक मास्टाइटिस में लंप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम पाल्पेट करेंगे तो बहुत पेन नहीं होगा और ये लंबे ड्यूरेशन से है, इस तरह का सिम्टम्स बताएगा। ठीक है, लास्ट में डिस्कस करेंगे हाउ डज मास्टाइटिस डेवलप। तो मास्टाइटिस किस तरह से डेवलप होता है, तो ठीक जो है इन्वॉल्वमेंट, एक ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट है, इन्वायरमेंट का है, एंड इटसेल्फ जो है होस्ट काउ का इन्वॉल्वमेंट है। तो ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट एंड काउ, इस सबों का जो है इन्वॉल्वमेंट है। पर्टिकुलरली एक तो मास्टाइटिस प्रोड्यूस करने के लिए मास्टाइटिस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, और बैड इन्वायरमेंट के कारण जो है ये ज्यादा तेजी से फैलता है। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ मास्टाइटिस इज एग्जिस्टिंग ट्रॉमा, किसी कारण से अगर जो है ट्रॉमा हुआ है, चोट लगा है। खास करके आप देखोगे मास्टाइटिस जस्ट रिसेंटली पार्चुरेटेड एनिमल में ज्यादा देखने को मिलता है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि जैसे ही जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन एक तो मिल्क आ जाता है, तो मिल्क इज द गुड मीडिया फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। एक ये इंपॉर्टेंट काउज है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए गुड मीडिया प्रोवाइड हुआ तो उसके चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा है ट्रॉमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। टीट जो है अपने जो है ये माने इन्फ्लेम्ड कहो चाहे टीट जो है नॉर्मल से उसमें मिल्क भरा रहता है तो ये टर्जिड हो जाता है, तो उसको कहीं सरफेस से चाहे किसी चीज से ट्रॉमा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो ये एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, इसके कारण बच्चा देने के बाद में होता है। और इंटरनल जो है इम्यूनिटी उस समय घट जाती है, या स्ट्रेस में जानवर रहता है, लैक्टेशनल स्ट्रेस में रहता है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में रहता है। ये सभी कारण हैं जो कि बच्चा देने के बाद मीन्स जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन मास्टाइटिस होने के चांसेस जो है इस सब कारण से बढ़ जाते हैं। तो एक तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है एक्जिस्टिंग ट्रॉमा थ्रू मिल्किंग मशीन्स, और जो है क्लाइमेटिक चेंज एक होता है, या अदर जो है इंजुरी या टीथ इंजुरी, और जो है लोअर इम्यूनिटी मोस्टली जो है फॉलोड आफ्टर जो है सर्जरी और काविंग, बच्चा देने के बाद इम्यूनिटी लोअर होती है। ये सभी फैक्टर्स हैं कि जस्ट आफ्टर काविंग जो है मास्टाइटिस के केसेज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दूसरा है ऑर्गेनिज्म, अगर जो है हाइजेनिक मेजर हम नहीं लेते हैं तो ये इन्वायरमेंटल एक होता है, इन्वायरमेंटल मास्टाइटिस मीन्स इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म है और ये कंटेमिनेशन से, सरफेस के कंटेमिनेशन से एनिमल में चला जाता है और मास्टाइटिस प्रोड्यूस करता है। तो ये ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में रहेंगे, अगर इन्वायरमेंट बैड है तो ये इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट के रूप में ऑर्गेनिज्म जो है ये एनिमल के ऑर्डर में जाके मास्टाइटिस प्रोड्यूस करेगा। और काउ टू काउ भी ट्रांसमिशन होता है जो मिलकर हैंड से होते हैं। तो इन सबों का जो है इन्वॉल्वमेंट है मास्टाइटिस के स्प्रेड में, तो इसके कारण जो है मास्टाइटिस डेवलप होता है। इटियोलॉजी में आते हैं तो द इम्पॉर्टेंट इटियोलॉजी ऑल आर बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड एंड सेवरल जो है अननोन कॉजेज exist for mastitis. Out of these, bacteria is the most important cause which produce mastitis. About 70% of the mastitis cases produced due to जो है bacterial infection. Bacterial infection के कारण जो है 70% most of the mastitis कहें कि होता है। इसलिए हम लोग कुछ लोग ये भी जानते हैं कि mastitis बैक्टीरिया के कारण होता है, ये बात सही है, लेकिन बट mastitis also caused due to अदर जो है ऑर्गेनिज्म लाइक मोल्ड और ईस्ट और कुछ सम वायरस और जो है अननोन ऑरिजिन्स ड्यू टू फिजिकल ट्रॉमा और वेदर एक्सट्रीम। But most of the mastitis cases caused due to bacterial origin, and the important bacteria which produces mastitis in cattle is Streptococci. इसमें particularly आप देखोगे ये Severis है, Streptococcus galaxiae है, Agalaxiae है, Staphylococcus है। Among Staphylococcus, the important bacteria is Staph aureus. Staph aureus, it also produces जो है summer mastitis, and summer mastitis mostly caused due to Staph aureus and mostly spread by milking equipment and milkers hands. इसी तरह से जो है ये मिल्किंग इक्विपमेंट के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है और जो है मिल्कर्स हैंड्स, एक मिल्कर्स जो है अफेक्टेड कैटल्स से मिल्किंग किया और उसके बाद प्रॉपर हाइजेनिक मेजर नहीं लेने के कारण, हैंड वॉश प्रॉपर नहीं करने के कारण फिर जो है अदर ससेप्टेबल्स और हेल्दी जो है अडर्स में और हेल्दी एनिमल में ट्रांसमिट करता है। कोलीफॉर्म मास्टाइटिस मोस्टली कॉज ड्यू टू ई कोलाई, क्लेब्सिएला, एनवायरमेंटल सोर्स, ये इसका है, ये जो है एनवायरमेंटल सोर्स के द्वारा मोस्टली जो है स्प्रेड होते हैं, मीन्स बैड एनवायरमेंट से टिट में जाते हैं। एंड इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल सोर्स इज मैन्योर है, वेडिंग है, वेडिंग मटेरियल अगर कंटामिनेटेड है, फ्लोर कंटामिनेटेड है, तो इस कंटामिनेशन से इन्वायरमेंट से ऑर्डर में जाता है। कोलीफॉर्म कॉजेज एक्यूट क्लिनिकल मास्टाइटिस, ये एक्यूट क्लिनिकल मास्टाइटिस कोलीफॉर्म प्रोड्यूस करता है और इसके भी केसेस जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन ज्यादा मिलते हैं और इसी एक्यूट मास्टाइटिस के कारण कुछ डेथ के केसेस रिपोर्टेड होते हैं। एंड इन दिस केस द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स इज हाई टेम्परेचर, इन्फ्लेमेशन ऑफ जो है क्वार्टर्स एंड वाटरी मिल्क विथ जो है क्लॉट और पस, वाटरी मिल्क होगा बाद में क्लॉट और पस आ सकता है। अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन सीडोमोनास, एरिजिनोसा, कोरानिबैक्टीरियम पाए जाते हैं। तो देयर इज सो मेनी जो है बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस जो है मास्टाइटिस। तो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है, इम्पॉर्टेंट फंजाई इज द कैंडिडा, माइकोप्लाज्मा, बोविस, ये सब इम्पॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन में आप फोटोग्राफ देखिए तो ऑर्गेनिज्म बाहर है, इन्वेड कर रहा है
ऑर्गेनिज्म इन्वेड अडर थ्रू टीथ कैनाल। टीथ कैनाल ओपन होता है आफ्टर मिल्किंग, और इसके द्वारा अगर जो है फ्लोर अगर कंटामिनेटेड है तो ये ट्रांसमिट होगा या अंदर जाएगा टीथ कैनाल के थ्रू और ऊपर जाके कोलोनाइज होगा, और यहाँ पर जो है टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा जो मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल के लिए जो है हार्मफुल है, और अल्टीमेटली जो है या तो जो है होस्ट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होगी तो रिकवर्ड हो सकता है, और नहीं तो ये दो फॉर्म में क्लिनिकल और सब क्लिनिकल फॉर्म में आ सकता है अकॉर्डिंग टू द इम्यूनिटी ऑफ द अडर और हॉर्स। मास्टाइटिस डायग्नोज करने के मेथड में जो क्लिनिकल मास्टाइटिस है, फिजिकली हम जो है भी सिम्टम्स है देखते हैं के साथ हम जो पकड़ लेते हैं कि इट इज ए केस ऑफ मास्टाइटिस, क्लिनिकल मास्टाइटिस। सब क्लिनिकल मास्टाइटिस में हम टेस्ट करते हैं, पार्टिकुलरली जो है काउसाइट टेस्ट, जो इम्पोर्टेंट काउसाइट टेस्ट इज द कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट, इसके बारे में डिटेल आप पढ़ेंगे। और फिजिकल एग्जामिनेशन जो क्लिनिकल मास्टाइटिस में हम करते हैं, ये देख करके क्लिनिकल मास्टाइटिस क्लियर रहता है कि मास्टाइटिस का केस है। दूसरा है कि जब मास्टाइटिस के ट्रीटमेंट में हम जाते हैं तो आप यहाँ देखोगे फील्ड में भी हम बताएंगे कि क्या कर सकते हैं, और जो है यहाँ हम जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो मास्टाइटिस का डायग्नोसिस तो इजली हो जाता है कि ये मास्टाइटिस है, लेकिन चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक सिलेक्शन के लिए हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। तो फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर एंटीबायोटिक, इसमें हम जो है कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, जो वेल नोन है, आप लोग यहाँ देखे हैं। ट्रीटमेंट में इम्पॉर्टेंट बात करते हैं तो फील्ड कंडीशन में क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहली बात ट्रीटमेंट में ये बताना चाहते हैं कि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करते हैं, एंड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट पैरेंट्रल एंड इंट्रामेमोरी। इसमें क्या है कि आप फील्ड केसेज में आप देखोगे कि ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट का रोल है कि जो भी आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं जो आपको लगता है सेंसिटिव है, आइदर थ्रू जो है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट और ओवरऑल एक्सपीरियंस के आधार पर या टेस्ट के आधार पर दे रहे हैं, तो वो एंटीबायोटिक दोनों देना चाहिए। एक तो पैरेंट्रल, इट मीन्स इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस भी हम दे रहे हैं, साथ ही साथ उस एंटीबायोटिक को हम इंट्रामेमोरी भी दे रहे हैं। जनरली फील्ड कंडीशन में कोई लोग जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो क्या है इंट्रामेमोरी नहीं देता। इंट्रामेमोरी नहीं देने से ये मेमोरी ग्लैंड में थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन नहीं होता है और अल्टीमेटली वो ठीक नहीं होता। और जब भी इंट्रामेमोरी हम एंटीबायोटिक को भी देंगे तो कंप्लीट मिल्क विड्रॉल कर लेंगे, पूरा मिल्क जो है अफेक्टेड टीथ से निकाल लेंगे, पहले फ्रेश टीथ से, उसके बाद अफेक्टेड टीथ से, उसके बाद जो है अफेक्टेड टीथ में इंट्रामेमोरी देंगे, क्योंकि बहुत ड्रग जो है मिल्क रहने के कारण बाइंड हो जाता है और उसका थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन वहाँ मेंटेन नहीं होता है, जिसके कारण ठीक नहीं होता। तो आफ्टर कंप्लीट मिल्क विड्रॉल हम इंट्रामेमोरी एंटीबायोटिक देंगे और पैरेंटल भी देंगे, दोनों देना जरूरी है। स्टिप वाटर फ्रिक्वेंटली, मिल्क इज ए गुड मीडिया फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, इसलिए कम से कम जो है अडर में मिल्क रहे ये कोशिश करना चाहिए। इसलिए कंप्लीट स्ट्रिपिंग के बाद ही हम इंट्रामेमोरी ट्रीटमेंट देंगे और 12 आवर में फिर उस टीथ का स्ट्रिपिंग करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि जो हम दिए थे इसमें ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक के निकल जाएगा। ऑक्सीटोसिन का यूज भी कर सकते हैं ये फ्लश आउट करने के लिए, मीन्स एक आध डोज ऑक्सीटोसिन का हम दे सकते हैं ताकि अच्छे से जो है दूध पूरा कंप्लीट जो है दूध जो है उतर आए और ये निकल जाए। इसके बाद है कॉर्टिकोस्टेरॉइड और नसाड, ये दोनों में जनरली जो है किसी एक का हम यूज करेंगे, दोनों का एट ए टाइम जो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज नहीं करेंगे। जनरली क्या है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज जो है बहुत अधिक करना ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव है, इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिखा गया है, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड को जहाँ तक हो अवॉइड करें। मुख्य रूप से नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जैसे टॉल्फिनामिक एसिड है, मैक्सटॉल करके प्रिपरेशन आता है, टॉल्फिनेट करके प्रिपरेशन आता है, अदर जो है मेलॉक्सिकैम है, इसको भी दे सकते हैं। तो इस तरह का अच्छा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो है 3 से 4-5 दिन तक हम जो है इसमें देंगे। टॉपिकल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग हम देते हैं, एक कॉमन है कि मैस्टिलेप ऑइंटमेंट लगाते हैं। वीरबैक का एक प्रोडक्ट है हीलैंड क्रीम, इसका भी अच्छा एफिकेसी है। तो टॉपिकल एंटी इंफ्लेमेटरी जो है अडर पर हम ट्वाइस इन ए डे देंगे। अदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करेंगे एंड डिस्कार्ड मिल्क फ्रॉम ट्रीटेड काउ, ये विड्रॉल पीरियड के लिए जो है इमीडिएट जो है पीने के लिए सलाह देंगे।
अदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि एक जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटर या एंटीऑक्सीडेंट, जिसमें पार्टिकुलरली विटामिन ई और सेलेनियम का प्रिपरेशन आता है। बहुत से मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं, जैसे मैमीडियम पाउडर अवेलेबल है। तो कोई भी प्रोडक्ट जिसमें विटामिन ई और सेलेनियम एज इंग्रेडिएंट है, तो उसको हम यूज करते हैं। इट एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इससे रिकवरी जल्द मिलती है। एक तो हम ये देंगे। दूसरा चीज है कि सेरेटोपेप्टाइडेज जो ओरल फॉर्म में ज्यादा आता है, ये जो है ये भी इन्फ्लामेशन को कम करता है, खास करके और क्रोनिक मास्टाइटिस में ये जो है इसकी एफिकेसी ज्यादा है। तो दोनों के केस में, एक्यूट और क्रोनिक दोनों के केस में, सायरेज जो है, सायरेज बोलस आता है, सेरेटोपेप्टाइडेज जो है 60 से 100 mg ट्वाइस डेली, सुबह शाम, अकॉर्डिंग टू द सिविरिटी। एक्यूट के केस में 5 दिन और क्रोनिक के केस में 10 दिन तक हम कंटिन्यू जो है हम करेंगे। इसमें कंट्रोल में वही सब उपाय करना है। कंट्रोल में जिस कारण से स्प्रेड होता है उसको हमको करना है। तो ये प्रिपेयर काउ प्रॉपरली फॉर मिल्किंग मीन्स वॉश वूश कर लेना है, उसके बाद हमें जो है दूध निकालना चाहिए। तो ये हम करेंगे। प्री डिपिंग पोस्ट डिपिंग करेंगे, मीन्स जो है जैसे आयोडीन का कोई प्रिपरेशन, हम बीटाडीन का है एक खास कॉन्सेंट्रेशन हम या केमेनोफोर का सॉल्यूशन बना के हम प्री डिप करें टीट को, या पोस्ट डिप दोनों करें टीट को, तो ये कर सकते हैं। इसके बाद मिल्किंग इक्विपमेंट है, इसका प्रॉपर जो है वॉशिंग वगैरह सब होना चाहिए, जिससे इससे जो है स्प्रेड नहीं हो। जो कप हम टीट कप होता है मिल्किंग मशीन का, उसका प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए है। तो ये सारा कुछ जो है हाइजेनिक मेजर लेना चाहिए, जिससे हम कंट्रोल जो है कर सकते हैं। कंट्रोल मेजर में बहुत ज़्यादा नहीं है, सभी चीज़ आप लोग जानते हैं। कुछ और इसमें जो है ट्रीटमेंट संबंधी कुछ और जानकारी के लिए अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हो। हेलो सर, मैं यदि मिल्क में अगर ये ब्लड आए सर, कभी कभी ब्लडी मिल्क भी आता है मास्टाइटिस के केस में सर, तब उस समय सर बोस्ट्रा पाउच या कैल्शियम थेरेपी ये सब या विटामिन के ये सब देंगे ना? हाँ, ये जो है क्या है, जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन, माने बच्चा देने के बाद अगर जो है कोई अडर में इन्फ्लामेशन वगैरह नहीं है और कोई खास चीज से अगर ब्लड आ रहा है, मिल्क के साथ ब्लड आ रहा है, तो ये मास्टाइटिस जनरली नहीं है। ये क्या है, जो एकाएक जो है कैपलरी, न्यू कैपलरी जो अडर डेवलप होता है, तो अडर डेवलप होने के कारण जो न्यू कैपलरीज है ये कभी कभी फ्रेजाइल हो जाता है। फ्रेजाइल हो जाने के कारण जो है थोड़ा हेमरेज होता है, और इस कैपलरी के हेमरेज होने से ही मिल्क में ब्लड आता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो है हम मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसमें कोई ऐसा देंगे जो कैपलरी से हेमरेज को रोके। जैसे आप इसमें दे सकते हो ट्रेनेक्सा दे सकते हो इंट्रामस्कुलर, या लार्ज एनिमल में ट्रेनेक्सा देंगे करीब माने 20 ml ये दे सकते हैं, या स्टेप्टोक्रोम आता है 10 ml का, ये 2-3 दिन तक हम दे सकते हैं। अस्टेपलॉन करके जो है एक बोलस आता है, इसको जो है 3 बोलस सुबह शाम हम 4-5 दिन दे सकते हैं, ये हिमालय का आता है। तो मोस्टली इसको मास्टाइटिस नहीं कहेंगे, ये जो है मिल्क में जो ब्लड आना है ये ड्यू टू जो है कैपलरी जो है फ्रेजिलिटी ऑफ जो है कैपलरी, ये जो है उसके कारण होता है। तो ये हम देंगे, प्लस कोल्ड जो है वाटर का एप्लीकेशन करेंगे, ये सब हम करेंगे तो उससे ठीक होगा। और साथ ही साथ हम कैल्शियम का प्रिपरेशन हम, या कैल्शियम जेल आता है उसका हम 2-3 दिन तक दे सकते हैं, क्योंकि एक विटामिन के का, कैल्शियम का, सभी का रोल है क्लॉटिंग में। तो इसका हम प्रिपरेशन जो है सप्लीमेंट हम करेंगे। बोस्ट्रा पाउच नहीं देंगे सर? ट्रेनामेक्सिक एसिड के बदले बोस्ट्रा पाउच नहीं दे सकते? दे सकते हैं, बड़ा फाइल आएगा था ना, यहाँ देख रहे हो 1 ml या 2 ml का फाइल आता है जो जनरली डॉग में यूज करते हैं। तो लार्ज एनिमल के लिए प्रिपरेशन आता है ट्रेनेक्सा करके प्रिपरेशन आता है, शायद मैनकाइंड का है, वो 30 ml के फाइल में आता है और 20 ml के फाइल में आता है। तो डोज उसको चाहिए एवरेज जो है 15 to 20 ml एवरेज डोज चाहिए। तो बोट्रोपाज चूंकि ह्यूमन